हेलो स्टूडेंट, आज अपन पढ़ेंगे इसमें समाव्यवता, आइसोमेरिज्म। समाव्यवता वैसे आप जानते हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। आप दो कंपाउंड ले लो। क्या ले लो आप? दो कंपाउंड, और उन दोनों कंपाउंडों के अणु सूत्र तो समान हो। उन दोनों कंपाउंडों के अणु सूत्र समान हो, लेकिन उनकी भौतिक या रासायनिक गुणों में या दोनों में अगर कोई भिन्नता है तो ऐसे यौगिकों को अपन समावयवी कहते हैं और इस गुण को समाव्यवता कहते हैं। यानी जब दो या दो से अधिक यौगिकों के भौतिक या रासायनिक गुणों में भिन्नता होती है लेकिन उनके अणु सूत्र समान होते हैं तो उन्हें समावयवी कहते हैं और इस गुण को समाव्यवता कहते हैं। यहां पर दो प्रकार की समाव्यवता अपन देखेंगे। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी दो प्रकार की समाव्यवता होती है, उपसहसंयोजी रसायन में यानी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड है इनमें दो तरह की समाव्यवता देखने को मिलती है। कौन कौन सी दो तरह की समाव्यवता अपन यहां पढ़ेंगे? एक संरचनात्मक, जब संरचना में भिन्नता होगी, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। संरचनात्मक समाव्यवता कौन कौन सी पढ़ेंगे अपन? आयनन समाव्यवता, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। दूसरी जलयोजन हाइड्रेट आइसोमेरिज्म या विलायकन, जलयोजन या विलायकन। तीसरी लिंकेज आइसोमेरिज्म, बंधन समाव्यवता। आयनन, जलयोजन, बंधन। चौथी उपसह संयोजन समाव्यवता, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ये चार ही सिलेबस में है, दो समाव्यवता और पढ़ा देते हैं जो सिलेबस के बाहर हैं। एक तो पढ़ेंगे अपन कोऑर्डिनेशन एंड पोजीशन आइसोमेरिज्म, उपसह संयोजन एवं स्थिति आइसो समाव्यवता। उपसह संयोजन एवं स्थिति समाव्यवता। और एक पढ़ेंगे बहुलीकरण, पॉलीमेराइजेशन। बहुलीकरण समाव्यवता। तो ये 6 प्रकार की संरचनात्मक समाव्यवता हैं। और त्रिविम समाव्यवता कौन कौन सी हैं? त्रिविम समाव्यवता ये तो दो प्रकार की पढ़ेंगे अपन, एक तो ज्यामितीय और दूसरी प्रकाशीय। ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। तो समाव्यवता की डेफिनेशन तो आपको आ गई समझ में। दो या जब दो से अधिक यौगिकों के भौतिक या रासायनिक गुणों में या दोनों में भिन्नता होती है तो उन्हें समावयवी और इस गुण को समाव्यवता कहते हैं। संकुल यौगिकों में जो धातु आयन है इसकी ऑक्सीकरण संख्या और धातु आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर भी सेम होना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या और कोऑर्डिनेशन नंबर बदलने से उसका अणुसूत्र बदल जाएगा। तो पहले अपन पढ़ेंगे इसमें संरचनात्मक समाव्यवता। संरचनात्मक
समावयवता, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, किसे कहते हैं संरचनात्मक समावयवता? जब दो या दो से अधिक यौगिकों के संरचना सूत्र भिन्न होते हैं। किस चीज में भिन्नता होती है? उनकी संरचना में, लेकिन उनके अणुसूत्र समान होते हैं। तब इस प्रकार की समावयवता को संरचनात्मक समावयवता और ऐसे समावयवियों को संरचनात्मक समावयवी कहते हैं। जब दो या दो से अधिक यौगिकों के संरचना सूत्र भिन्न होते हैं लेकिन अणुसूत्र समान होते हैं। जब दो या दो से अधिक यौगिकों के संरचना सूत्र भिन्न होते हैं, परंतु अणुसूत्र समान होते हैं, तब इस प्रकार की समावयवता को क्या कहते हैं? संरचनात्मक समावयवता। ये कितने प्रकार की है? वैसे तो मुख्य तो ये 4 प्रकार की हैं: आयनन, जलयोजन, बंधन और उपसय संयोजी या उपसय संयोजन। ये 2 अपन एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, उपसय संयोजन एवं स्थिति और एक बहुलीकरण। तो पहले इनको डिटेल में पढ़ेंगे। त्रिविम समावयवता जब पढ़ेंगे तो उसके बाद करेंगे डिटेल में। तो संरचनात्मक समावयवता में संरचना भिन्न देखने को मिलेगी, संरचना में भिन्नता देखने को मिलेगी, ये सब। तो इसमें पहली अपन पढ़ेंगे आयनन समावयवता। अंग्रेजी में लिखें तो आयोनाइजेशन, आइसोमेरिज्म। किसे कहेंगे आयनन समावयवता? जब दो या दो से अधिक समावयवियों के अणुसूत्र समान हो लेकिन उनको जल में डालने पर वो भिन्न भिन्न प्रकार के आयन दें। अपन जानते हैं संकुल के अंदर जो आयन रहते हैं, संकुल के अंदर जो लिगेंड रहते हैं वो नहीं आते बाहर, उनके बीच का बंध नहीं टूटता। कौन आएगा जल में या विलयन में? जो आयनिक क्षेत्र में रहेगा, जो उस स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर रहेगा, वो आयन बाहर आ जाएगा। तो अंदर और बाहर जब अलग अलग प्रकार के आयन होंगे तो आयनन समावयवता अपने को देखने को मिलेगी। तो इनके अणुसूत्र समान होंगे लेकिन इनको जल में डालने पर भिन्न भिन्न आयन मिलेंगे। तो जब अणुसूत्र समान होते हैं परंतु जल में ये भिन्न भिन्न आयन देते हैं, तो जब अणुसूत्र समान हो, जल में भिन्न भिन्न आयन देते हैं, तब इस प्रकार की समावयवता को क्या कहते हैं? समावयवियों को तो आयनन समावयवी, और इस प्रकार की समावयवता को क्या कहेंगे अपन? आयनन समावयवता कहेंगे। तब इस प्रकार की समावयवता को आयनन समावयवता कहते हैं।
ठीक है, तो आपको तो उदाहरण याद रखने, उदाहरण से पहचानना है कि कौन सा यौगिक कौन सी समावयवता दर्शाएगा। आपको बेसिकली एग्जाम्पल को समझना है कि कौन सा यौगिक कौन कौन सी समावयवता दर्शाएगा या नहीं दर्शाएगा। तो अणुसूत्र समान होंगे, ये दो कंडीशन और लगेंगी, धातु आयन का ऑक्सीकरण संख्या और धातु आयन की कोऑर्डिनेशन नंबर भी समान होगी, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर बदल दोगे तो उसका अणुसूत्र बदल जाएगा, संरचना भी बदल जाएगी। तो ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं बदलेंगे, क्योंकि इनको बदलने से अणुसूत्र बदल जाएगा। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, जो सबसे फेमस उदाहरण है इसका, क्रोमियम। क्रोमियम का एक संकुल बनाया मैंने, पांच जल के अणु, एक ब्रोमाइड और एक बाहर सल्फेट, ये संकुल है क्रोमियम का। अब यहां क्या हो सकता है, ये सल्फेट अंदर आ जाए, ब्रोमाइड बाहर आ जाए, एक ऐसा भी तो संकुल बन सकता है। तो एक संकुल और बनाते हैं, क्रोमियम जल के अणु अंदर ही रहे, सल्फेट अंदर आ जाए, ब्रोमीन बाहर आ जाए, अणुसूत्र तो समान है। अब देखो, इसे अगर मैं जल में डालता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, ये सल्फेट आयन और ये संकुल आयन, और ये जल में डालेंगे तो ये क्या देगा, ये ब्रोमाइड आयन और ये संकुल आयन। तो जल में डालने पर इससे तो क्या मिलेगा, सल्फेट आयन और इससे ब्रोमाइड आयन। इसके जली विलयन में मैं सल्फेट आयन का टेस्ट लगा सकता हूं, इसमें ब्रोमाइड आयन का टेस्ट लगा सकता हूं। कैसे, इसके जली विलयन में मैं अगर क्या डाल दूं, बैरियम का क्लोराइड डाल दूं, यानी बैरियम आयन डाल देता हूं मैं। बैरियम क्लोराइड से मुझे क्या मिलेंगे, बैरियम आयन। बैरियम आयन और सल्फेट आयन कौन सा कंपाउंड बना लेंगे, बैरियम सल्फेट, और इसका सफेद अवक्षेप आता है, यानी व्हाइट पीपीटी। अवक्षेप को प्रेसिपिटेट कहते हैं, शॉर्ट में पीपीटी लिख देते हैं। इसमें अगर मैं AgNO3 डालूंगा तो Ag2SO4 का सफेद अवक्षेप आ जाएगा, और बैरियम क्लोराइड डालेंगे तो बैरियम सल्फेट का सफेद अवक्षेप आ जाएगा। अगर इसमें मैं बैरियम क्लोराइड डालूंगा तो कोई अवक्षेप नहीं मिलेगा मुझे। बैरियम अगर मैंने क्लोराइड डाला तो नो प्रेसिपिटेट, क्यों, क्योंकि बैरियम का जो ब्रोमाइड बनेगा वो तो घुलनशील ही रहेगा। लेकिन अगर इसमें मैंने सिल्वर नाइट्रेट डाल दिया तो क्या मिलेगा मुझे, सिल्वर आयन मिलेंगे। सिल्वर आयन ब्रोमाइड आयन के साथ क्या बना लेंगे, सिल्वर ब्रोमाइड, और इसका हल्के पीले रंग का अवक्षेप बनेगा। हल्के पीले रंग को अंग्रेजी में बोलते हैं पैल येलो। तो दोनों में मैं अंतर कर रहा हूं, ये तो इसके परीक्षण के द्वारा। एक अंतर चालकता से भी हो जाएगा। चालकता मैंने कहा आयनों की संख्या के समानुपाती होती है, संख्या बराबर हो तो आवेश के। यहां आवेश ज्यादा है, यहां आवेश कम है, संख्या तो आयन की बराबर मिलेगी। एक संकुल आयन एक सल्फेट आयन देगा, ये संकुल आयन और ब्रोमाइड आयन देगा, संख्या बराबर मिलेगी। लेकिन इस पर आवेश ज्यादा है, इस संकुल पर भी ज्यादा है, सल्फेट पर भी ज्यादा है, तो इसकी करंट को ले जाने की क्षमता ज्यादा होगी, इसकी चालकता अधिक होगी। तो चालकता किसकी ज्यादा होगी, इसको 1 इसको 2 लिख देते हैं। चलो, तो 1 की चालकता ज्यादा होगी, 2 की चालकता कम होगी। तो इन दोनों में अंतर कर सकता हूं मैं चालकता के द्वारा। अब आयनन समावयवता के लिए मुझे क्या चाहिए, अंदर और बाहर
संकुल के अंदर और बाहर मुझे अलग अलग प्रकार के आयन चाहिए, तब वो आयनन समावेता दर्शाएगा। अगर अंदर और बाहर एक ही तरह के आयन है या आयनिक क्षेत्र में कोई आयन ही नहीं है, अंदर और बाहर एक ही तरह के आयन है या यहां पर कोई आयन ही नहीं है आयनिक क्षेत्र में, तो ऐसा संकुल कभी भी आयनन समावेवता नहीं दर्शाएगा। या उस संकुल में एक ही तरह का ऋण आयन है तो वो कभी आयनन समावेवता नहीं दर्शाएगा। मुझे कम से कम 2 प्रकार के आयन चाहिए, कम से कम 2 प्रकार के, जिसमें से एक अंदर और एक बाहर होना चाहिए। दोनों अगर अंदर है तो भी नहीं दर्शाएगा आयनन समावेवता। तो आयनन समावेवता के लिए कम से कम 2 प्रकार के आयन चाहिए, एक अंदर एक बाहर होना चाहिए। उनमें से भी उन आयन को मैं बदल के दूसरा समावेवी बना सकता हूं। जैसे मैंने यहाँ लिया, ये ब्रोमाइड अंदर था, सल्फेट बाहर था, दोनों को बदल लिया मैंने, दूसरा समावेवी बन गया। अगर मान के चलो यहाँ भी ब्रोमाइड यहाँ भी ब्रोमाइड, तो फिर काय का समावेवी? ब्रोमाइड से ब्रोमाइड बदलो, कोई दूसरा थोड़ी मिलेगा। जैसे मैं एक उदाहरण दूं, CO NH3 का हॉल 4 Cl2 और बाहर भी Cl, अंदर भी Cl- और बाहर भी Cl-। अब इन दोनों का एक्सचेंज करोगे तो Cl ही तो बाहर आएगा। ये आयनन समावेवता नहीं दर्शाएगा, क्योंकि एक ही प्रकार के आयन है, ये नहीं दर्शाएगा। या ऐसा संकुल ले लिया मैंने, ये CO NH3 का हॉल ट्वाइस या हॉल थ्राइस Cl2Br। अब बाहर कुछ है ही नहीं, तो अंदर वाले मैंने बताया ये तो आयनिक होते नहीं है, ये तो आयनों में टूटते नहीं है, क्योंकि बंद उपसंयोजी बना हुआ है, तो इनसे तो कोई आयन मिलेगा नहीं। अगर बाहर कोई आयन है नहीं जिससे मैं एक्सचेंज करा के इसका दूसरा समावेवी बना सकूं, ठीक है, तो ये भी आयनन समावेवता नहीं दर्शाएगा, इसका भी मुझे कोई दूसरा आयनन समावेवी नहीं मिलेगा। तो आयनन समावेवता के लिए मैंने क्या कहा, कम से कम 2 प्रकार के आयन चाहिए, एक अंदर और एक बाहर होना चाहिए। एक ही तरह का आयन है अंदर बाहर तो नहीं दर्शाएगा। 2 प्रकार के आयन तो हैं क्लोराइड ब्रोमाइड, लेकिन अंदर ही है तो नहीं दर्शाएगा। एक और उदाहरण लेते हैं, ये कोई संकुल ले लिया, PTNH3 का हॉल 4 Cl2 या हॉल थ्राइस Cl-Br, हॉल 4 ले लो, Br और बाहर I2। ऐसा करो, यहाँ Fe ले लो, इसको हॉल थ्राइस कर दो। चलो ये ले लिया मैंने, ये कोई संकुल ले लिया मैंने, Fe का NH3 का हॉल थ्राइस Cl-Br और ये बाहर I। अब इसमें देखो, ये क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड इनका एक्सचेंज हो सकता है और इनके एक्सचेंज से दूसरे समावेवी बन सकते हैं जो आयनन समावेवता दर्शाएंगे। ये पूरा क्या देगा, ये संकुल जल में डालने पर ये धनायन और आयोडाइड ऋण आयन मिलेगा। दूसरा समावेवी बना है इसका NH3 का हॉल थ्राइस। अब आयोडाइड अंदर ले आओ, ब्रोमाइड को भी अंदर रहने दो, क्लोराइड को बाहर ले आओ। इससे क्या मिलेगा, ये संकुल आयन और ये क्लोराइड आयन देगा। तीसरा समावेवी, अब क्या करो, ब्रोमाइड को बाहर ले जाओ, FeNH3 का हॉल थ्राइस, आयोडाइड अंदर रहने दो, क्लोराइड अंदर रहने दो, अब ब्रोमाइड बाहर ले आओ। इससे क्या मिलेगा, ये ऋण आयन है धन आयन। तो ये जली विलयन में आयोडाइड आयन देगा, ये जली विलयन में क्लोराइड आयन देगा, ये जली विलयन में ब्रोमाइड आयन देगा। इसमें अगर मैं AgNO3 डालूंगा, AgI का पीला अवच्छेप, इसमें डालेंगे AgNO3 AgCl का सफेद अवच्छेप, और इसमें डालेंगे अगर AgNO3 तो AgBr का हल्का पीला अवच्छेप। चलो तीनों में AgNO3 डाल के अंतर कर दो, डिफरेंस कर दो, ये पहचानने के लिए टेस्ट लगा रहे हैं अपन। AgNO3 डाल दिया मैंने तीनों में। हेलो स्टूडेंट, इतना प्यार देने के लिए
हजारों स्टूडेंट हमारे वीडियो लेक्चर से लाभ उठा रहे हैं। हमारी डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है उसको क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और जिन स्टूडेंट को स्टडी मटेरियल और डाउट सॉल्विंग भी चाहिए तो वो उसी लिंक को क्लिक करके और प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। AgNO3 से क्या मिलेगा? सिल्वर आयन, Ag प्लस आयन। पहले वाला तो क्या देगा? AgI का पीला अवच्छेद, दूसरा वाला AgCl का सफेद अवच्छेद, और तीसरा AgBr का हल्का पीला अवच्छेद। अवच्छेद क्यों बनेंगे? क्योंकि ये घुलनशील हैं। इसका तो पीला अवच्छेद बनेगा, येलो प्रेसिपिटेट, पीला अवच्छेद। इसका सफेद अवच्छेद मिलेगा, और इसका हल्का पीला अवच्छेद। तो आयनन समावयवता कौन से संकुल दर्शाएंगे? जिनमें कम से कम 2 भिन्न प्रकार के ऋणात्मक लिगेंड हो, कम से कम 2 भिन्न प्रकार के ऋणात्मक लिगेंड हो, और उनमें से एक लिगेंड कम से कम बाहर हो, आयनिक क्षेत्र में हो, तो वो आयनन समावयवता दर्शाएगा, नहीं तो नहीं दर्शाएगा। ठीक है, तो आपको कितने समावयवी बनेंगे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पहचानना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन दर्शाएगा कौन नहीं दर्शाएगा। दूसरे प्रकार की जो संरचनात्मक समावयवता है वो है हाइड्रेट। हिंदी में लिख लो पहले, जलयोजन। इसको हाइड्रेट या ब्लाइकन, सॉल्वेटेड, जलयोजन या ब्लाइकन समावयवता। किसे कहेंगे जलयोजन या ब्लाइकन समावयवता? जब किसी संकुल में जल का अणु, जब किसी संकुल में जल का अणु, वो जो उपसय संयोजी क्षेत्र होता है उसमें भिन्न भिन्न संख्या में दिखाई दे, जल के अणु की संख्या अलग अलग हो उपसय संयोजी क्षेत्र के अंदर, लेकिन अणु सूत्र समान होना चाहिए। यानी उपसय संयोजी क्षेत्र में जल के अणु होंगे और बाहर आयनिक क्षेत्र में भी जल के अणु दिखेंगे, आपको कुछ क्रिस्टलन जल दिखेगा। तो अभी तो इतना समझ लो कि जब उपसय संयोजी क्षेत्र में जल के अणुओं की संख्या भिन्न हो लेकिन अणु सूत्र समान हो, तो बाकी जल के अणु कहां जाएंगे? बाकी जल के अणु फिर बाहर आयनिक क्षेत्र में क्रिस्टलन जल के रूप में रहेंगे, धनायन ऋणायन के बीच में फंसे हुए, तो अणु सूत्र तो तभी समान होगा। तो अपन तो केवल उपसय संयोजी क्षेत्र में जल के अणु देख लेंगे, बाहर भी क्रिस्टलन जल होगा, तो इस प्रकार की समावयवता को कहेंगे अपन जलयोजन। तो जब जल के अणु उपसह संयोजी क्षेत्र में भिन्न भिन्न संख्या में हो, परंतु
अब जल के अणु की संख्या बदल जाएगी तो अणु सूत्र नहीं बदलना चाहिए, अणु सूत्र बदल गया तो फिर तो समावयवता ही नहीं है। परंतु अणु सूत्र समान हो तब इसे जलयोजन समावयवता कहते हैं। तब ये जलयोजन समावयवता कहलाएगी। जैसे उदाहरण ले लें इसका, ये COCl3 और .6H2O, ये कोई अणु सूत्र है मेरे पास, 6 जल के अणु हैं। अच्छा, कोबाल्ट +3 में है, कोबाल्ट +3 का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। मैं 6 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 जल के अणुओं से भी कर सकता हूं, पूरा जल के अणु कम करके क्लोरीन से भी कर सकता हूं। तो पहला संकुल, पहला देखो संकुल कौन सा बन सकता है, तो अणु सूत्र दिया हुआ है मुझे, संरचना नहीं है, मैं संरचना बना रहा हूं। तो यहां पर जल के 6 अणु मैंने अंदर रख दिए और 3 क्लोराइड बाहर रख दिए। इससे मुझे 3 मोल क्लोराइड के मिलेंगे 1 मोल से। ठीक है, दूसरा मैंने उदाहरण बनाया या दूसरा समावयवी बनाया। अब जल के अणु मैंने अंदर 5 ही रहने दिए, 1 क्लोराइड ले आया मैं, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर तो मुझे 6 करना है ना। जो क्लोराइड अंदर आ गया वो दोनों बैलेंसी को सेटिस्फाइड कर रहा है वर्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग, प्राइमरी और सेकेंडरी को। क्लोराइड बाहर कितने रह गए, 2। अब ये जल का अणु एक जो यहाँ कम किया है उसे मुझे रखना संकुल में ही है, क्योंकि उस संकुल का अणु सूत्र नहीं बदलना, तो वो बाहर क्रिस्टलन जल के रूप में आ जाएगा। इस संकुल और क्लोराइड से जो जालक बनेगा वह फंसा रहेगा बीच में। ये बाहर एक जल का अणु है, तो अंदर यहाँ 6 जल के अणु थे, यहाँ 5 हैं, संख्या अलग है उपसंयोजी क्षेत्र में जल के अणुओं की। तो ये कौन सी समावयवता दर्शा रहे हैं दोनों, ये दर्शा रहे हैं जल योजन, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। तीसरा भी बना सकता हूं मैं, एक और जल को बाहर ले जाता हूं मैं, जल के अणु 4 रहने देता हूं अंदर, 1 क्लोराइड मुझे और लाना पड़ेगा अंदर, 1 क्लोराइड बाहर और 2 जल के अणु क्रिस्टलन जल के रूप में। तो इसके 3 समावयवी बन गए। तीनों कौन सी समावयवता दर्शा रहे हैं, जल के अणुओं की संख्या भिन्न है, यहाँ 6, यहाँ 5, यहाँ 4। तो उपसंयोजी क्षेत्र में जल के अणुओं की संख्या जब भिन्न होगी तो इसे कहेंगे जलयोजन समावयवता। अणु सूत्र नहीं बदला है, क्योंकि एक जल यहाँ कम किया तो ये बाहर आ गया क्रिस्टल जल के रूप में। यहाँ 4 जल के अणु थे, 2 अंदर कम किए तो 2 बाहर आ गए क्रिस्टलन जल के रूप में। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर 3 जल के अणुओं को बाहर ले आओ, 3 क्लोराइड को अंदर ले जाओ। अब मैं ऐसा करता हूं, देखो COH2O का मैंने होल थ्राइस किया और Cl3 कर दिया। ये तीनों आयनिक क्रिस्टल थे, ये +3 ये -3, यानी धनायन और ऋणायन से क्रिस्टल बना हुआ था। यहाँ +2 यहाँ -2, 2 क्लोराइड का चार्ज लिख दिया मैंने इकट्ठा, और यहाँ +1 और यहाँ -1। यानी ये जैसे अपन दूसरा और तीसरे नंबर का उदाहरण देखें तो ये धनायन और ऋणायन से बना हुआ जालक है, यानी आयनिक क्रिस्टल है। ये भी धनायन और ऋणायन से बना हुआ जालक है, यानी आयनिक क्रिस्टल है। आयनिक जालक में, आयनिक क्रिस्टल में बीच में ये जल के अणु फंस जाएंगे और बाहर नहीं निकल पाएंगे। क्यों? आयन और जल के अणुओं में आयन द्विध्रुव आकर्षण बल लगेगा। कौन सा आकर्षण बल लगेगा? आयन द्विध्रुव के कारण ये जल के अणु इनके जालक में, इनकी खाली जगह में फंसे रहेंगे, बाहर नहीं भाग पाएंगे। लेकिन अब मैंने ये जो संकुल बना दिया, इस पर आवेश 0। अब ये तो कैसा क्रिस्टल बनेगा? मॉलिक्यूलर। ये क्रिस्टल कैसे? आयनिक। आयनिक क्रिस्टल में फंसे रहते हैं, क्रिस्टलन जल तभी बोलते हैं उसको, आयनों के बीच में, क्योंकि आकर्षण बल लगता है आयन द्विध्रुव, बहुत मजबूत, बहुत प्रबल आकर्षण बल है, भागने नहीं देगा जल को। लेकिन यहां ये तो कौन सा क्रिस्टल बनेगा?
आणविक क्रिस्टल, मॉलिक्यूलर जालक बनेगा यहां। आयनिक क्रिस्टल नहीं है क्योंकि आयन है ही नहीं, आवेश खत्म हो गया। ये +3 -3 0, आवेश खत्म। अब आवेश है नहीं है, उदासीन है। उदासीन अणु तो कौन सा क्रिस्टल बनाते हैं? मॉलिक्यूलर। अब मॉलिक्यूलर क्रिस्टल बन गया। अब बीच में जो खाली जगह में जल आया, लेकिन जल में को रोकने के लिए ताकत ही नहीं है इसमें, इतनी आवेश नहीं है इसके पास, 0 आवेश है। जल का अणु आ तो गया लेकिन फंसा नहीं रहेगा, भाग जाएगा। तो बाहर जो 3 क्रिस्टलन जल के अणु अगर आप लिखोगे तो ये नहीं रह पाएंगे। तो ये 3 क्रिस्टलन जल के अणु नहीं रह पाएंगे इस जालक में। मॉलिक्यूलर लैटिस बनेगा, मॉलिक्यूल बनाएंगे लैटिस को जिन पर आवेश 0 है। बीच में खाली जगह में ये फंसा नहीं रह पाएगा, आयनिक क्रिस्टल में फंसा रहेगा बस जल का अणु। तो ये इसका समावयवी नहीं बनेगा इन तीनों का ही। क्यों? क्योंकि अब ये 3 जल के अणु जब नहीं रह पाएंगे तो यहाँ अणु सूत्र बदल गया, 3 अणु कम हो गए जल के, तो ये समावयवी नहीं बनेगा क्योंकि ये आणविक क्रिस्टल है। इससे जो मॉलिक्यूलर जो लैटिस बनेगा, इस पर कोई आवेश नहीं है, तो इससे जो आकर्षण बल लगेगा जल और इसके बीच में वो दुर्बल होगा, दुर्बल आकर्षण बल लगेगा इनके बीच में। दुर्बल आकर्षण बल के कारण रुक नहीं पाएगा जल का अणु, भाग जाएगा। दूसरा उदाहरण, मैंने ये कोई संकुल ले लिया, CO H2O का होल 4 Cl2 और Br। अब इसके बारे में पूछे कि ये कौन कौन सी समावयवता दर्शाएगा। पहला आपसे कहा आयनन समावयवता दर्शाएगा ये, दूसरा कहा जलयोजन दर्शाएगा ये, तीसरा कहा ये दोनों दर्शाएगा, और चौथा कहा ये कोई भी नहीं दर्शाएगा। ये भी देखो एक बढ़िया उदाहरण है। इस ब्रोमाइड को अंदर ले जाओ, क्लोराइड को बाहर ले आओ। ब्रोमाइड अंदर जाके क्लोराइड आ जाएगा, ब्रोमाइड बाहर है तो ब्रोमाइड आयन मिलेगा, क्लोराइड बाहर आ जाएगा तो क्लोराइड आयन। तो कौन सी समावयवता दर्शा रहा है? आयनन। अब आप कहोगे सर मैं ब्रोमाइड को अंदर लेके जल को भी तो बाहर ला सकता हूं। देखो ऊपर वाला केस बन जाएगा, CO H2O का होल थ्राइस कर दिया आपने, CO H2O का होल थ्राइस, जल का अणु एक अंदर से कम किया। जल का अणु अंदर कम करोगे, ब्रोमीन अंदर लाओगे, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर तो आपको 6 ही रखना है। अब वही देखो यहां पर आवेश कितना आ गया, इस पर 0, इस पर आवेश कितना आ गया? 0। कैसा क्रिस्टल बनेगा? वही आणविक क्रिस्टल। बाहर ये जल का अणु जो आप लाओगे वो फंस के नहीं रह पाएगा, वो जल का अणु जालक में नहीं फंस पाएगा। तो ये जल का अणु बाहर नहीं निकल के आ पाएगा। बाहर ब्रोमाइड क्लोराइड में पर एक्सचेंज होकर के ब्रोमाइड अंदर जाके क्लोराइड बाहर आ सकता है। तो ये कौन सी समावयवता दर्शाएगा? केवल आयनन दर्शाएगा, जलयोजन नहीं दर्शाएगा, दोनों नहीं दर्शाएगा, क्योंकि जल का अणु बाहर नहीं आ पाएगा। तो जल का अणु बाहर तभी आ सकता है जब कम से कम बाहर 2 ऋणायन हो, तो एक ऋणायन अंदर जाके एक बाहर आ सकता है जल का अणु। जैसे मैं ये वाला उदाहरण दूं आपको एक और, PtH2O का होल 4 Cl2 और बाहर Br2। अब ये दोनों दर्शा सकता है। जैसे मैंने इसका ये वाला समावयवी बनाया, H2O का होल 4, और अंदर ले आया मैं किसको? Br को, बाहर ले गया किसको? Cl को। ये कौन सी समावयवता दर्शा रहा है? आयनन। ये आयनन समावयवी बन गया। अब मैंने क्या किया, जल का अणु बाहर निकाला, एक अंदर 3 रख दिए, क्लोरीन 2, एक ब्रोमीन ले आए अंदर, एक ब्रोमीन बाहर। देखो अब ये जल का अणु आप फंस सकता है जालक में। क्यों? क्योंकि एक ब्रोमीन अंदर आया तो धन ऋणावेश आ रहा है, अभी भी आयनिक क्रिस्टल बनेगा, आयनिक लैटिस बनेगा, जल का अणु फंस जाएगा। तो बाहर एक जल के अणु को अपन ला सकते हैं क्रिस्टलन जल के रूप में। तो ये कौन सी समावयवता दर्शा रहा है? ये इसके साथ
जलयोजन। तो ये वाला संकुल दोनों समावयवता दर्शा सकता है, ये वाला संकुल दोनों समावयवता दर्शा सकता है, आयनन भी और जलयोजन भी। तो ये जल का अणु कब बाहर आएगा कब नहीं आएगा ये आपको ध्यान रखना है। अगर बाहर 2 ऋणायन है तो एक ऋणायन अंदर जाके एक जल का अणु बाहर आ सकता है, लेकिन बाहर एक ही ऋणायन है, इसको अंदर ले गए तो जल बाहर नहीं आ पाएगा। एक अंदर ले गए वैसे ही आवेश 0 हुआ, आणविक क्रिस्टल बना, जल फंस के नहीं रह पाएगा। तो संरचनात्मक समावयवता में 2 समावयवता अपन ने पढ़ ली, आयनन और जलयोजन। तीसरी समावयवता पढ़ेंगे अपन इसमें, वो है बंधन। बंधन समावयवता। अंग्रेजी में लिंकेज आइसोमेरिज्म। जब किसी संकुल में उभय तंतुर लिगेंड उपस्थित होते हैं, एम्बिडेंटेड, तो वो अपनी लिंकेज को बदल सकते हैं। और जब लिंकेज को बदल लेंगे, डोनर एटम को, डोनर साइड को बदल लेंगे, तो वो डिफरेंट संरचनात्मक समावयवी बन जाएगा। तो इस प्रकार के संकुल बंधन समावयवता दर्शाएंगे। तो ऐसे संकुल जिनमें उभय तंतुर एम्बिडेंटेड लिगेंड होते हैं, वे बंधन समावयवता दर्शाते हैं। वे बंधन समावयवता दर्शाएंगे जिनमें उभय तंतुर लिगेंड होंगे, सॉरी एम्बिडेंटेड लिगेंड होंगे अंग्रेजी में, हिंदी में उभय तंतुर। कौन कौन से होते हैं उभय तंतुर लिगेंड? साइनाइड। प्यारे बच्चों, हमें रोज हजारों की संख्या में ऐसी रिक्वेस्ट आ रही हैं कि सर इस टॉपिक का वीडियो बना करके डालें, सर इसे समझाएं। तो इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को भी हिट करें, ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन छूटे नहीं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि बच्चे जिस टॉपिक की डिमांड कर रहे हैं, उन टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेक्चर हमने पहले से ही डाल रखे हैं। आप हमारी साइट पर जाएं और उन वीडियो को आप आसानी से देख सकते हैं। नाइट्राइट, थायोसाइनेट आदि ये उभय तंतुर लिगेंड है। ये लिगेंड अगर हैं तो वो संकुल बंधन समावयवता दर्शाएगा, क्योंकि ये अपने बंधन को बदल सकते हैं ना, लिंकेज को बदल सकते हैं। कार्बन के द्वारा लिंकेज करे, नाइट्रोजन के द्वारा करे, कार्बन के द्वारा करेगा अलग समावयवी, नाइट्रोजन के द्वारा करेगा अलग समावयवी। ऐसे ही यहाँ नाइट्रोजन के द्वारा लिंकेज करेगा अलग समावयवी, ऑक्सीजन के द्वारा करेगा अलग समावयवी। यहाँ सल्फर के द्वारा लिंकेज करेगा अलग समावयवी और नाइट्रोजन के द्वारा लिंकेज करेगा तब अलग समावयवी होगा। तो ये बंधन समावयवता दर्शाएंगे तीनों, अगर किसी संकुल में है तो। उदाहरण ले लो, ये मैंने कोई संकुल ले लिया, CONH3 का होल थ्राइस Cl2 और Cn। एक समावयवी तो ये हो गया, कार्बन के द्वारा लिंकेज है, कार्बन को पहले लिखते हैं। अब लिंकेज बदल लेते हैं, CONH3 का होल थ्राइस Cl2NC।
तो ये दोनों कौन सी समावयवता दर्शा रहे हैं? लिंकेज, बंधन समावयवता दर्शा रहे हैं। दूसरा उदाहरण, CO NH3 का होल ट्वाइस, H2O का होल ट्वाइस, और एक CN और एक NO2। एक समावयवी तो ये हो गया, और कितने समावयवी बनेंगे इसके? देखो, एक समावयवी ये बन गया, दूसरा बंधन समावयवी देखो इसका, CO NH3 का होल ट्वाइस, H2O का होल ट्वाइस। यहां पर बदल लो लिंकेज, NC NO2। अगला समावयवी देखो, अब इसकी लिंकेज बदल लो, ONO, एक समावयवी है। और तीसरा समावयवी देखो इसका, अब दोनों की लिंकेज बदल लो, ये। तो इसके संभव समावयवी कितने हो गए? संभव लिंकेज समावयवी, तीन। इसके देख रहे हैं ना, तो ये संभव है तीनों, और कुल लिंकेज समावयवी वो हो गए 4। कुल में इसको भी ऐड कर लेंगे टोटल में, और संभव में ये तीनों ऐड होंगे। तो संभव लिंकेज समावयवी 3 है इसके, एक तो ये खुद तो है ही, 3 और हैं, और कुल समावयवी कितने लिंकेज? 4 हैं। PT NH3 का होल ट्वाइस, CN का होल 4। इसके कुल कितने संभव समावयवी बनेंगे? देखो, एक तो ये हो गया, दूसरा यहां बदलते जाओ, एक बार बदलोगे तो CN का होल थ्राइस और एक NC, फिर दूसरा 2 बदल दो, PT NH3 का होल ट्वाइस, CN का होल थ्राइस, CN का होल ट्वाइस, NC का होल ट्वाइस, दूसरा ये बन जाएगा। तीसरा बदल दो लिंकेज, CN और NC का होल थ्राइस, और चौथा लिंकेज बदल दो, तो इसके संभव समावयवी 4 बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे संभव समावयवी? 4, और कुल समावयवी 5। एक और उदाहरण लेते हैं। ये कोई संकुल है, जैसे Fe NO का होल ट्वाइस और CN का होल 4। दूसरा संकुल है ये Fe NH3 का होल ट्वाइस और SCN का होल 4। ये 2 संकुल हैं। अब यहां देखो, ये साइनाइड को बदल लो। साइनाइड को कैसे? NC 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 NC, तो एक तो CN और 4 NC, तो कितने हो गए? 5। ऐसे ही यहां पर एक SCN और 4 बार NCS NCS NCS, तो टोटल कितने हो गए? 5।
अच्छा, एक CN इधर, यानी 4 CN इधर और 4 HCN इधर, ये तो ये हो ही गया। तो कुल समावेशी कितने हो गए टोटल आइसोमर? टोटल कितने हो गए? एक ये और 9 और बन जाएंगे, तो हो गए आपके 10। और पॉसिबल संभव समावेशी, संभव में ये वाला हट जाएगा जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है, तो 10 - 1 ये जो दे रखा है ये हट जाएगा। लिंकेज आइसोमेरिज्म समझ में आ गई। जब एमिड एंटी लिगेंड होगा तो ऐसा संकुल लिंकेज आइसोमेरिज्म जरूर दर्शाएगा। अब जैसे एक उदाहरण ये ले लिया मैंने, अब ये पूछे कौन कौन सी समावेशिता दर्शाएगा। एक तो यहाँ लिंकेज बदल दोगे, नाइट्रोजन से लिंकेज करा दोगे, तो एक तो लिंकेज आइसोमेरिज्म दर्शाएगा ये, और एक क्लोरीन को अंदर और साइनाइड बाहर ले आओ तो और कौन सी समावेशिता दर्शाएगा? आयोनाइजेशन। तो लिंकेज यानी बंधन और आयोनाइजेशन यानी आयनन, ये दो प्रकार की समावेशिता है, ये संकुल दर्शाएगा। चौथी प्रकार की जो समावेशिता है वो है उप सह संयोजन। कोऑर्डिनेशन। आइसोमेरिज्म। उप सह संयोजी समावेशिता। किसे कहेंगे? जैसे ये मैंने एक संकुल आयन ले लिया Ma6 और दूसरा ये ले लिया Mb6, दोनों क्या हैं? कोऑर्डिनेशन स्पेयर हैं, उपसह संयोजी गोला हैं, यानी दोनों धनायन और ऋणायन संकुल आयन हैं। इस पर कोई भी धनावेश है उतना ही इस पर ऋणावेश होगा। ये लिगेंड आपस में एक दूसरे को बदल लें, लिगेंड आपस में एक दूसरे को बदल लें, लेकिन अणु सूत्र नहीं बदलना चाहिए। तो जो नया समावेशी बनेगा वो क्या कहलाएगा? उप सह संयोजी समावेशी। यानी इस प्रकार की समावेशिता कब प्रदर्शित होगी? जब संकुल में धनायन और ऋणायन दोनों संकुल आयन हो, और धनायन और ऋणायन में जब लिगेंड का विनिमय करा देंगे तो जो समावेशिता यहाँ प्रदर्शित होगी वो कहलाएगी उपसह संयोजी समावेशिता। तो क्या लिखेंगे? इस प्रकार की समावेशिता ऐसे संकुलों द्वारा प्रदर्शित की जाती है जिनमें धनायन और ऋणायन दोनों संकुल आयन होते हैं। इनमें धनायन और ऋणायन दोनों संकुल आयन होते हैं, और इसमें क्या होता है? दोनों संकुलों में लिगेंडों के विनिमय के द्वारा अलग अलग अपन समावेशी बनाते हैं। पर ध्यान रखेंगे अणु सूत्र नहीं बदलना चाहिए। तो इस प्रकार की समावेशिता तभी प्रदर्शित होगी क्योंकि ये भी क्या कहलाता है? उपसह संयोजी क्षेत्र, और ये भी क्या कहलाता है? उपसह संयोजी क्षेत्र। तो अपन लिगेंडों का विनिमय कहाँ कर रहे हैं? उपसह संयोजी क्षेत्र में, उससे ये समावेशिता उत्पन्न हो रही है। उपसह संयोजी क्षेत्र में लिगेंडों के विनिमय से ये समावेशिता उत्पन्न हो रही है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? उपसह संयोजी समावेशिता। उदाहरण से और समझ लो।
ये कोई संकुल है CuNH3 का होल 4 और CuCl4। अब एक अमोनिया को इधर ले आओ और एक क्लोरीन को इधर ले आओ। NH3 का होल थ्राइसियल और ये CuNH3Cl3। अब इसमें दोनों धातु आयन पर मैंने कहा समान आवेश होगा। अगर यहाँ पर कोई संख्या नहीं लिखी है तो इस पर +2, इस पर भी +2। इस संकुल पर +2 और इस संकुल पर -2 आवेश। तो धन और ऋण आयन होने चाहिए, तब आपस में ये जुड़े रहेंगे, बंध बना करके रहेंगे, साथ में रहेंगे। अब यहाँ देखो ये +2 और इस संकुल पर क्या आएगा +1 और ये +2 इस पर क्या आएगा -1, क्योंकि 3 माइनस है ना, Cl-। तो दूसरा समावयवी ये बन गया। अब तीसरा समावयवी आप बनाओगे क्या, 2 अमोनिया इधर, 2 क्लोरीन इधर। अब देखो यहाँ +2 और यहाँ 0, यहाँ +2 और यहाँ 0। अब ये दोनों साथ नहीं रह पाएंगे, तो ये समावयवी नहीं बनेगा। 3 लिगेंडों का विनिमय करा दोगे, 3 क्लोरीन इधर, 3 अमोनिया इधर, तो ये वाला बन जाएगा। और 4 का विनिमय करा दोगे तो ऊपर वाला बन जाएगा। तो इसके ये वाला जैसे संकुल दिया है, तो इसके कितने संभव समावयवी बनेंगे, केवल 1। और कुल समावयवी 1 ये और 1 ये, 2 संभव समावयवी 1 केवल और कुल समावयवी 2। दूसरा उदाहरण लो, CuNH3 का होल 4 PtCl4। इसके संभव समावयवी बनाते हैं। एक Cl इधर ले आए, एक अमोनिया उधर ले जाओ प्लेटिनम के साथ। चार्ज देखते जाना, +2 +2 -2, सॉरी +2 -2। यहां देखो +2 मेटल पर, ये +1 ये -1। साथ में रखने के लिए धन और ऋण आयन होने चाहिए, साथ में रहने के लिए धन और ऋण आवेश का होना जरूरी है, नहीं तो साथ में नहीं रह पाएंगे। CuNH3 का होल ट्वाइस Cl2, 2 अपन ने लिगेंड का विनिमय करा लिया। अब इस पर 0 आवेश, इस पर 0 आवेश। अब ये दोनों साथ में नहीं रह पाएंगे, ये समावयवी नहीं बनेगा। हाँ, 3 लिगेंड का विनिमय करा लो, तो PtNH3 का होल थ्राइस Cl। मैंने प्लेटिनम वाले संकुल को पहले लिख लिया, क्योंकि अब इस पर धनावेश आएगा। धनात्मक आयन को या धनात्मक संकुल को पहले लिखते हैं। और दूसरा CuNH3 का NH3 ओनली Cl3 माइनस आएगा, तो माइनस वाले को बाद में लिख दिया। तीसरा समावयवी ये बन गया आपका, तीसरा नहीं सॉरी दूसरा, ये तो दिया ही है क्वेश्चन में, एक ये बन गया, एक ये बन गया। तीसरा समावयवी देखो, Pt 4 लिगेंड का विनिमय करा लो, NH3 का होल 4, इस पर +2 चार्ज आ जाएगा और CuCl4 इस पर -2। तो ये जो आपको संकुल दिया है जिसमें दोनों धातु अलग अलग हैं, दोनों धातु अलग हैं तो ज़्यादा समावयवी बन रहे हैं, दोनों धातु समान है तो कम समावयवी बने। तो जैसे यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था, दोनों धातु समान थे तो संभव 1 बना, कुल समावयवी 2 बने।
दोनों धातु आयन भिन्न है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो संभव समावयवी बन गए 1 2 3 और कुल समावयवी 4। यानी इसके पूछे संभव समावयवी कितने हैं, तो आप लिखोगे 3 और कुल समावयवी, तो कुल समावयवी अगर पूछता है तो आपको 4 लिखना पड़ेगा। तो धातु आयन अगर भिन्न है तो ज्यादा संख्या में बनेंगे समावयवी। FeNH3 का होल 6 और FeF6 दोनों धातु आयन समान हैं। ये वाला समावयवी नहीं बनेगा Fe, क्योंकि इस पर +3, इस पर भी +3, यहाँ +3, यहाँ -3। ये वाला समावयवी नहीं बनेगा NH3 का ऑल थ्राइस F3। और NH3 का होल थ्राइस F3, इन पर 0 0 आवेश है, तो ये दोनों साथ में नहीं रहेंगे। इनको छोड़ के बाकी एक एक लिगेंड का, दो दो लिगेंड का विनिमय करा लोगे आप। एक एक लिगेंड और दो दो लिगेंड का, बस 2 ही बनेंगे। 3 3 का कराओगे ये बन गया, 4 4 का कराओगे तो वो 2 2 वाला रिपीट हो जाएगा। 5 5 का कराओगे तो वो 1 1 वाला रिपीट हो जाएगा। 6 6 लिगेंड का कराओगे तो यही बन जाएगा। तो इसके संभव समावयवी कितने बनेंगे, संभव समावयवी बनेंगे इसके 2 और कुल समावयवी 3, 1 ए और 2 और। 2 कौन से, 1 1 लिगेंड का और 2 2 लिगेंड का विनिमय करा के। अगर मैं धातु आयन भिन्न ले लूं, COCl6, अब यहाँ आयरन है और यहाँ कोबाल्ट है, तो अब 1 1 लिगेंड का, 2 2 का, 3 3 वाला नहीं बनेगा, क्योंकि उदासीन हो जाएंगे, इन पर 0 0 आवेश आएंगे, साथ नहीं रह पाएंगे। तो 1 1 का विनिमय, 2 2 का विनिमय, 3 3 वाला हट गया। फिर 4 4 का, 5 5 का और 6 6 का। तो संभव समावयवी कितने बनेंगे, पाँच। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो उन्हें लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि वे ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद बच्चों तक या स्टूडेंट तक पहुंच सकें। आपके स्नेह और प्यार को देखकर हमारी मोशन की पूरी टीम बहुत ही मोटिवेटेड है और हम प्रयास कर रहे हैं आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकें। और कुल समावयवी 6, 1 ए हो जाएगा। अगर बाइडेंटेड लिगेंड दिए हैं, जैसे ये है, और COBr6, एक बाइडेंटेड लिगेंड 2 मोनोडेंटेड के साथ विनिमय करेगा, इसलिए समावयवियों की संख्या कम हो जाएगी। तो यहाँ इसके कौन कौन से बनेंगे, एक EN का विनिमय करा दो 2 ब्रोमीन से, एक तो ये बन जाएगा। दूसरा 2 EN इधर ले जाओ, 4 ब्रोमीन इधर ले आओ। अब मैं कोबाल्ट वाले को पहले लिखूंगा क्योंकि इस पर धनावेश आएगा, धनायन को पहले, आयरन वाले संकुल को बाद में लिखेंगे क्योंकि उस पर ऋणावेश आएगा। और 3 3 का विनिमय करा दोगे तो EN का होल थ्राइस और FeBr6। समावयवी कम बने हैं, देखो संभव समावयवी 1 2 3,
संभव समावयवी 3 और कुल समावयवी 4। तो अगर उपसह संयोजी क्षेत्र में लिगेंडों के विनिमय के द्वारा अगर समावयवता प्रदर्शित होती है तो उसे अपन कहते हैं उपसह संयोजी समावयवता। ये तभी होगी जब दोनों संकुल कैसे होंगे, दोनों आयन कैसे होंगे, संकुल आयन होंगे, धन आयन भी संकुल, ऋण आयन भी संकुल, और उनमें लिगेंडों का विनिमय करा के समावयवियों की संख्या बताई जा सकती है। और ये ध्यान रखना, अगर जैसे कोई संकुल आपको इस तरह का दिया है, ये और ये, और यहां पर मैंने लगा दिया हॉल्ट वाइस, तो इस प्रकार के संकुल में अगर आप लिगेंडों का विनिमय कराओगे तो अणु सूत्र बदल जाएगा। जैसे कैसे, इस पर +4, यहाँ +4, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में मैंने प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर बताया था +4, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2, तो यहाँ +2, इसको सिंपल रेशियो में लिखेंगे तो यहाँ 2, यहाँ 1, और इसका ये 2 यहाँ लग गया। अब मैंने क्या किया, एक एक लिगेंड का विनिमय कराया, तो NH3 का क्या हो गया, ये होल 5Cl, और ये PT NH3 का होल 3, सॉरी NH3Cl3। अब इस पर आवेश कितना आएगा, +3, इस पर आवेश कितना आएगा, +-1। अब ये वाला +3 यहाँ लग जाएगा और ये यहाँ लगेगा। अब देखो अणु सूत्र बदल गया, ये यहाँ होल ट्वाइस था, अब यहाँ होल थ्राइस हो गया। अणुओं की संख्या, वो सॉरी, अणु भार बदल जाएगा, अणु सूत्र बदल जाएगा, तो ये दोनों नहीं दर्शाएंगे उपसह संयोजी समावयवता। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर या यहाँ पर और यहाँ पर कोई संख्या लिखी हो तो ऐसे संकुलों में लिगेंड का विनिमय कराओगे तो उपसह संयोजी समावयवता वो नहीं दर्शाएंगे। क्यों? विनिमय कराने, जैसे मैंने यहाँ कराया तो इसका अणु सूत्र बदल गया, इसका अणु सूत्र अलग होगा क्योंकि यहाँ ये होल ट्वाइस है और यहाँ पर होल थ्राइस है, तो अणु सूत्र बदल जाएगा, तो ये उपसह संयोजी समावयवता नहीं दर्शाएंगे। दो प्रकार की और बताई थी मैंने, ये संरचनात्मक समावयवता। उपसह संयोजी एवं स्थिति समावयवता। कोऑर्डिनेशन, पोजीशन, आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन, पोजीशन, आइसोमेरिज्म किसे कहेंगे? जब उपसह संयोजी क्षेत्र में लिगेंडों की स्थिति बदलने से अगर समावयवता प्रदर्शित हो जाए तो उसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन, पोजीशन, आइसोमेरिज्म। और इस प्रकार की समावयवता कौन से संकुलों द्वारा दर्शाई जाएगी? जिनमें ब्रिज लिगेंड होंगे, यानी जो ब्रिज कॉम्प्लेक्स होंगे वो ये समावयवता दर्शाएंगे। तो जब उपसह संयोजी क्षेत्र में लिगेंडों के विनिमय के कारण समावयवता
दर्शाई जाती है, तब इसे उपसहसंयोजी स्थिति समावयवता कहते हैं। कौन से संकुल दर्शाते हैं इस समावयवता को? इस प्रकार की समावयवता ब्रिज संकुल यानी सेतु संकुल दर्शाते हैं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, NH3 का हॉल्ट वाइज Cl2OH यहाँ पर आयरन लिखो Fe, यहाँ पर भी Fe, फिर NH3 का हॉल्ट वाइज Cl2, ये कोई संकुल है। अब मैं यहाँ लिगेंडों का विनिमय करा देता हूँ। क्या करता हूँ? एक अमोनिया इधर ले जाता हूँ, एक क्लोरीन इधर ले आता हूँ, अमोनिया को क्लोरीन से बदल लेता हूँ, तो दूसरा समावयवी बन जाएगा इसका। कौन सा? NH3 इधर एक ही रह जाएगा और इधर क्लोरीन हो जाएंगे 3, आयरन अपनी जगह होगा OH और ये OH। फिर यहाँ NH3 3 हो जाएंगे, क्लोरीन 1 रह जाएगा। तो देखो कहाँ पर ये पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या है? उपसहसंयोजी क्षेत्र। और इसमें लिगेंडों की क्या बदल गई? पोजीशन। एक अमोनिया उधर चला गया, एक क्लोरीन इधर आ गया, तो लिगेंडों की पोजीशन बदल जाएगी और बन जाएगा एक और। ये अमोनिया भी इधर ले जाओ, ये क्लोरीन भी इधर ले आओ, ब्रिज लिगेंड के साथ नहीं बदलेगी पोजीशन, ठीक है? आपको इन लिगेंडों के साथ पोजीशन बदलनी पड़ेगी, ब्रिज के साथ नहीं बदलेगी। ये नॉट डिफाइंड, इन दोनों का एक्सचेंज नहीं होगा, इनका एक्सचेंज नहीं होगा। तो जब उपसहसंयोजी क्षेत्र में यानी ब्रिज कॉम्प्लेक्स में लिगेंडों की स्थिति बदल जाए, ये अलग समावयवी बनेंगे ये दोनों इसके। तो इस प्रकार की समावयवता को कहेंगे अपन कोऑर्डिनेशन, पोजीशन, आइसोमेरिज्म। और छठवीं और लास्ट समावयवता अपन इसमें पढ़ेंगे, वो है बहुलीकरण। पॉलीमेराइजेशन, आइसोमेरिज्म, बहुलीकरण समावयवता। ये वैसे कोई वास्तविक समावयवता नहीं है, क्योंकि इसमें तो अणुसूत्र ही बदल जाता है। केवल क्या चीज समान रहती है इनमें? जो मूलानुपाती सूत्र है वो समान रहता है। तो इस प्रकार की समावयवता में अणुसूत्र भिन्न होते हैं। अब अणुसूत्र भिन्न हो गए तो ये वास्तव में ये समावयवता की परिभाषा के अनुसार ये समावयवता कंसीडर नहीं होगी, क्योंकि समावयवता की जो अगर बेसिक डेफिनेशन है उसमें तो अपन अणुसूत्र समान मानते हैं। तो ये
जो है समावयवता की परिभाषा के अनुसार इसे समावयवता मानना ही नहीं चाहिए, फिर भी इसको पढ़ा देते हैं। तो अणु सूत्र सब भिन्न होते हैं, परंतु मूलानुपाती सूत्र समान होते हैं। तो इसमें अणु सूत्र भिन्न होगा, मूलानुपाती सूत्र समान होगा, यानी धातु और लिगेंडों का अनुपात समान होगा। धातु का और लिगेंडों का अनुपात यानी रेशियो समान होगा। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, ये मैंने एक संकुल ले लिया प्लेटिनम का अमोनिया के साथ और क्लोरीन के साथ, PtNH3 का ऑल ट्वाइस Cl2। इसका देखो ये दूसरा समावयवी PtNH3 का होल 4 PtCl4। अब ऐसा माना गया है कि ये वाला जो समावयवी है, ये वाला, वो इसके बहुलीकरण से बना है, मतलब इसके दो अणु जुड़ करके इसको बना रहे हैं, तभी तो इसमें 2 प्लेटिनम हो गए, इसमें 1 था। इसमें 2 अमोनिया थे, इसमें 4 हो गए, यानी डबल हो गए। इसमें 2 क्लोरीन थे, इसमें 4 हो गए, यानी क्लोरीन डबल हो गए। तो इनका अणु सूत्र तो अलग होगा, लेकिन मूलानुपाती सूत्र तो समान होगा ना। सरल अनुपात तो प्लेटिनम का, अमोनिया का, क्लोरीन का जो ऊपर है वो यहाँ रहेगा, समान रहेगा। एक उदाहरण और देख लो, PtNH3 का होल थ्राइस Cl और PtCl4 और यहाँ होल ट्वाइस। अब इसमें देखो प्लेटिनम कितने होल ट्वाइस लगा हुआ है, तो 2 और 1 3 हो गए प्लेटिनम। अमोनिया कितने हो गए, 3 दूनी 6। क्लोरीन कितने हो गए, 2 और 4 6। यानी यहाँ अनुपात कितना हो गया, यहाँ अनुपात कितना था, प्लेटिनम, अमोनिया और क्लोरीन का अनुपात 1:2:2। इसमें भी और इसमें भी। तो धातु और लिगेंडों का अनुपात समान है, मूलानुपाती सूत्र समान होगा, सरल सूत्र समान होगा, लेकिन अणु सूत्र भिन्न है, अणु भार भिन्न होगा। तो अणु सूत्र तो भिन्न है, अणु भार भिन्न होगा, मूलानुपाती सूत्र समान होगा, सरल सूत्र समान होगा, लिगेंड और धातु का अनुपात समान होगा। तो ऐसा माना जाता है कि इसके बहुलीकरण से ये और ये बना है, क्योंकि बहुलीकरण में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक छोटे अणु जुड़ करके संयोजित होकर के एक बड़े आकार का एक उच्च अणु भार वाला अणु बना लेते हैं। तो ये कौन सी समावयवता दर्शा रहे हैं तीनों, बहुलीकरण। अगले लेक्चर में अपन पढ़ेंगे अब इसी में त्रिविम समावयवता, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज्यामिति और प्रकाशीय समावयवता। ठीक है बच्चों, जो आप लेक्चर देख रहे हैं, पूरा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं या हम जो यहाँ पर पढ़ाते हैं वो आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमें 18002121 799 पर कॉल कर सकते हैं।